दोस्तों होंडा के लिए शायद वो टाइम अच्छा नहीं था जब इस गाड़ी को यानी WRV को लॉन्च किया गया था पेट्रोल और डीजल में। और ये डीजल गाड़ी जो है ना होंडा की WRV जिसने लगभग 1,76,000 किलोमीटर जो ओडोमीटर पे कंप्लीट कर दिए हैं। इसका जो है हम आज ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है जानेंगे इसके ओनर से। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम अमन दायल और मेरे साथ धर्मेंद्र बजाज जी हैं और सर के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, सर ने जो गाड़ी को जैसा कि मैंने आपको दिखाया 1,76,000 किलोमीटर जो चला दिया है। तो आज का वीडियो एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है उन लोगों के लिए जो सेकंड हैंड WRV खरीदने की सोच रहे हैं। तो सर बताइए, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र बजाज है और मैं इस समय वेल्थ क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूं और उसमें रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है। बरेली से बिलोंग करता हूं मैं और इस समय नोएडा आए हुए भी मुझे लगभग कम से कम 15 साल हो चुके हैं। जी, 2017 में जब आपने गाड़ी परचेज की तो WRV को क्यों चूज किया? जी एग्जैक्टली, बहुत ठीक सवाल आपने किया कि हर आदमी जब गाड़ी खरीदता है तो उसके माइंड में बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ। तो उसमें एक वो हर व्यक्ति का अपना एक पैरामीटर होता है कि मैं गाड़ी कितनी रन करता हूँ, मुझे गाड़ी कैसी चाहिए, कितनी कंफर्टेबल, कितना स्पेस, ये सब चीज़ें देखता है आदमी। तो जब मैं गाड़ी लेने गया तो मैं मन से बना के गया था होंडा की आपकी क्या नाम है, सिटी, होंडा सिटी जी। तो होंडा सिटी जब मैंने पता करी तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा वेटिंग टाइम है, लेकिन आपको ये मान के चलिएगा विद इन हम 1 महीने में दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, आप बुक कर दीजिएगा, 1 महीने में ले लेंगे। उसके बाद फिर उसने वहाँ के सेल्स पर्सन ने मुझे सजेस्ट किया कि अभी हमारी एक नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, होंडा की ही WRV। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा समझा तो मुझे थोड़ा सा होंडा सिटी और होंडा WRV में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा, क्योंकि एक्चुअल में जब मैंने होंडा सिटी को होंडा WRV से कंपेयर किया तो होंडा सिटी जो गाड़ी है वो मुझे थोड़ा सा उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से थोड़ी सी नीची लगी। और चूंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ और हम लोगों को एक दिन में लगभग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी रन करनी होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसी हो कि जो हर जगह हर रोड पे जा सके। तो मुझे होंडा WRV ज़्यादा समझ में आई, प्लस वो 2 लाख कम भी थी, 11 लाख की पड़ी थी मुझे और ये 13 लाख की थी। 2 लाख मेरा रेट्स भी कम थे। फिर मैंने एवरेज से कंपेयर किया तो एवरेज भी मुझे उससे सुपर मिला। तो जब आदमी दोनों को कंपेयर करता है तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाँ फिर मैं ये क्यों लूँ। फिर मुझे WRV शायद मुझे उस समय में शायद अच्छी लगी और जो मेरा एक अच्छा डिसीजन था। ठीक है जी। तो अगर वेरिएंट की मैं बात करूँ तो कौन सा वेरिएंट है? ये आपका जो सबसे टॉप वेरिएंट डीजल में है और क्योंकि मेरा इच्छा यही थी कि जो भी गाड़ी है वो मुझे खुद चलानी है, मुझे ड्राइवर नहीं रखना जी। तो मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो ये पुश बटन, आपका ऊपर सनरूफ, ये सब कुछ मुझे जो टॉप गाड़ी थी उसकी टॉप वेरिएंट वाली वो मुझे 11 लाख के आसपास 11,15,000 की पड़ी थी जी जी। तो ये मेरा टॉप मॉडल है तो डीजल का। इस गाड़ी को खरीदने के बाद आपने कोई मॉडिफिकेशन एक्सेसरीज? मैंने कुछ नहीं कराया, क्योंकि मेरा मानना भी यही है कि अगर आप गाड़ी लेते हो और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो तो आप गाड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि गाड़ी में वायरिंग भी होती है, आप कुछ ना कुछ लगवा के अपनी गाड़ी की एक तो वारंटी खत्म कर देते हो जी। दूसरा, जितनी गाड़ी सिंपल और सोवर होगी शायद मुझे लगता है उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी और चलेगी। विद इन टाइम स्पैन ऑफ 8 ईयर्स आपको इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ें क्या लगी? अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो सभी अच्छी हैं, गाड़ी में कोई कमी नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि गाड़ी में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, पहला एवरेज जी। माइलेज जो होता है वो गाड़ी पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर गाड़ी का माइलेज मेरा 10-12 होता और आज मेरी गाड़ी का एवरेज 21 का 22 का है, तो मुझे लगता है कि मैंने शायद गाड़ी के पैसे तो पूरे फ्री में निकाल लिए जी। तो मुझे ये 0 कॉस्ट की पड़ी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे गाड़ी महंगी पड़ी, बल्कि मेरी ये फ्री गाड़ी आई है। क्योंकि शायद उसी टाइम पे मैं कोई दूसरी गाड़ी लेता हूँ 10-12 का एवरेज होता, तो लगभग मैं आज 2017 में खरीदी थी, मैंने परचेज किया था और आज 2025 चल रहा है, 8 साल 7.5 साल हो चुके हैं। तो इतनी मैंने चला ली, तो मुझे लगता है शायद मैंने ये गाड़ी फ्री कर दी। बिल्कुल जी। और दूसरी मेन चीज़ है कि कंफर्ट। आप गाड़ी चलाते हो, अगर आपने एक 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई होंडा WRV और इसके अलावा अगर आपने कोई और गाड़ी 100 किलोमीटर चलाई और बराबर थकान दे रही है, तो मुझे लगता है कि शायद 200 किलोमीटर ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे इसमें कंफर्ट बहुत है, मैं कितनी भी इसमें गाड़ी चला लेता हूँ विदाउट रुके हुए, बिना रुके हुए, नॉन स्टॉप, तो मुझे थकान नहीं होती। ठीक है जी। अच्छी चीज़ों की बात होगी। अगर मैं बुरी की बात करूँ तो
बिल्कुल बुरी चीजें जरूर, हर एक के साथ कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है तो माइनस भी होता है। तो मुझे माइनस में बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही मुझे प्रॉब्लम इसमें लगी है, वो लगी है इसका सस्पेंशन। वैसे तो गाड़ी मेरी 1.75 चल चुकी है, सस्पेंशन तो जाहिर है बनता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर कंपनी सस्पेंशन पे थोड़ा सा और फोकस करती तो आई थिंक मुझे लगता है शायद से और बेटर बना पाती है। रियर वेंट्स की कमी कभी महसूस होती है आपको, कभी साथ में बच्चे होते हैं? थोड़ा बहुत, एग्जैक्टली, ये भी आपकी बिल्कुल पॉइंट ठीक कह रहे हैं आप कि गर्मी बहुत ज्यादा हो तो पीछे थोड़ा सा रियर वेंट वो होता तो दिक्कत नहीं आती, अभी थोड़ा सा माइंड पर है। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे कि अच्छी माइलेज गाड़ी जो है आपको दी, तो ओवरऑल माइलेज का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका हाईवे पे या सिटी में? मैं 21-22 का आराम से सिटी में निकालता हूँ जी। वैसे तो चलाने के ऊपर भी होता है, आप गाड़ी को जितना कम क्लच यूज करते हैं आपकी गाड़ी उतनी अच्छी चलती है और अच्छा माइलेज देती है। इसके अलावा अगर मैं कहीं लॉन्ग रूट पे जाता हूँ तो मैं 27-28 तक का एवरेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है माइलेज बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप मतलब लॉन्ग ट्रिप्स की बात कर लेते हैं कि लॉन्गेस्ट ट्रिप क्या रहा आपका इस गाड़ी के साथ? लॉन्गेस्ट ट्रिप से मैं मुंबई तक हुआ है उससे। ओके, तो वन शॉट में आपने कितना किलोमीटर ड्राइव किया इसमें? मैं लगभग मान के चलो 300 किलोमीटर तक मान के चलता हूँ कि फिर मैं रुकता हूँ जी, आधा एक घंटे को, लेकिन मैंने एक डे में 800 किलोमीटर मैंने रन किया है और मैं 1350 किलोमीटर मुंबई बैठता है मेरा जी, और मैं 1350 किलोमीटर मैंने 2 दिन में कवर कर लिया था आराम से। जो कंपनी के टायर थे वो कौन सी कंपनी के थे? मेरा मानना है शायद ब्रिजस्टोन के थे। और वो कितने किलोमीटर के बाद आपने चेंज करवाए? मैं जब गाड़ी मेरी आई थी उसके मान के चलेगा मैंने 1,10,000 किलोमीटर चलाने के बाद जी फिर मैंने चेंज किया था। और अभी जो है वो अब मेरे फिर 1,10 के बाद जो चेंज किया वो अभी नहीं करें। तो बेसिकली 1,75 के अंदर जो है वो सिंगल पेयर चेंज हुआ है, एक बार चेंज किया। सर मेंटेनेंस के बारे में थोड़ी सी आप बताइए प्लीज कि मेंटेनेंस क्या रहती है आपकी, सर्विस कॉस्ट क्या रहती है? मेंटेनेंस मैं आपको बताऊं तो इसमें ना के बराबर है जी। आज आप कोई बाइक भी लेते हो या कोई भी गाड़ी लेते हो तो उसमें 10,000-15,000 रुपए तक का मेंटेनेंस मिनिमम सर्विस पे आ जाता है, लेकिन मैं 8,000 रुपए में मेरी आराम से सर्विस होती है जी। और अगर मैं इसकी मेन सर्विस की बात करूं तो 12,000 रुपए में हो जाती है। भैया 9-10,000 रुपए? हाँ, 9-10,000 रुपए। और मेरा जो गाड़ी चलती है वो लगभग मान के चलिएगा 2500 किलोमीटर भी अगर मेरी चली जी पर मंथ तो मैं 4 महीने में मेरा एवरेज, मुझे 4 महीने बाद मैं सर्विस कराता हूँ और मेरा 8,000-9,000 रुपए का खर्चा आता है। डीजल इंजन के हिसाब से 10,000 रुपए तो बिल्कुल बिल्कुल, तो एक मुझे लगता है कि ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी है जी। और अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो बैटरी भी मैंने अब तक 7 सालों में एक बार चेंज करी जी। सर जैसे बात आपने कल टायर चेंज करवाया आपने, बैटरी भी एक बार रिप्लेस हुई है, बैटरी के इसके अलावा कोई कभी मेजर वर्क कुछ गाड़ी में? नहीं, मेजर वर्क अभी तक कुछ नहीं कराया, लेकिन अब प्लानिंग कर रहा था सस्पेंशन वगैरह कराने की। ठीक है जी। तो एक आई थिंक एक चीज थी हमारी, वो सर्विस का ही पार्ट था, क्लच प्लेट एक बार क्लच का काम हुआ कुछ? एग्जैक्टली बिल्कुल, एक बार मेरा वो तो आई थिंक 1 लाख किलोमीटर के आसपास जो होता है वो तो प्रिकॉशनरी भी कह लो या सजेस्ट कर ही देते हैं वो अपने आप, और आपको भी फील होने लग गया होगा। हाँ, तो बट कोई कभी एक्सीडेंटल हिस्ट्री कोई नहीं? टचवुड मैं असल में गाड़ी भले ही बहुत ज्यादा नहीं भगाता, 80-90 तक की स्पीड पे मुझे लगता है कि शायद अगर खाली रोड है तो 80-90 स्पीड बहुत है। 100 से ऊपर तो मैं आज तक नहीं किया। चलो जी, मुझे नहीं पता, शायद 100 से ऊपर गाड़ी भागती भी है। नहीं, भगवान करे सबके साथ ही ऐसा होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप 100 तक की गाड़ी 100 से नीचे चलाते हैं, आपका कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल में आप जहाँ 100 से ऊपर भगाते हैं गाड़ी या तेज चलाते हैं तो वो आपको लगता है, लेकिन आपकी कमांड हट जाती है। बिल्कुल। तो गाड़ी को आप 100 से ऊपर ना ले जाएं, ज्यादा अच्छा है। इंश्योरेंस जो होते हैं वो कैसे चूज करते हो, मतलब इंश्योरेंस कहाँ से करवाते हैं आप? इंश्योरेंस शुरू में तो मैंने कंपनी से ही करा लिया था, और उसके बाद मेरे एक मित्र हैं वो इंश्योरेंस कंपनी में ही हैं, तो उनको मैं बोला हुआ है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ही वो अपना बना के भेज देते हैं मुझे। कौन सी कंपनी से होता है वैसे इंश्योरेंस? गो डिजिट से। अच्छा, गो डिजिट से। हाँ ठीक है। बट अब मतलब वही बात है, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री नहीं तो आपको कभी क्लेम भी नहीं करना पड़ा, तो उसका तो सर लगभग 8 साल पहले हमने ये गाड़ी ली थी, उस टाइम तो देखो टॉप मॉडल था, तो कंपनी ने जो भी फीचर अप टू मतलब मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी अवेलेबल थे वो बिल्कुल। लेकिन अब 2025 की अगर बात करें तो आज के हिसाब से आपको कौन सा ऐसा फीचर है जो आपको लगता है कि कंपनी को अपग्रेड करना चाहिए या इसमें होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, एक तो मेन है थोड़ा पीछे वाली सीट्स के लिए एसी का जी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है गर्मियों में, क्योंकि आगे वाली सीट को तो दिक्कत नहीं आती, तो मैं और मेरी वाइफ तो दिक्कत में नहीं रहते, लेकिन बच्चे थोड़ा सा अनइजीनेस लगता है उनको गर्मियों में। बाकी सर्दियों में तो महसूस नहीं होती। तो एक तो मैं इस पॉइंट को कहूंगा कि पीछे भी एसी का पॉइंट होना चाहिए।
और दूसरा इसमें जो सिस्टम में कारप्ले होना चाहिए, तो जो शायद मुझे लगता है कि शायद कंपनी ने मिस किया हुआ है। अब मिस या हो सकता है मे भी अपग्रेड किया जा सकता हो, अपग्रेड तो किया जा समझिए। सकता हो तो कर सकते हैं। चलो सर, बहुत ही अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे गाड़ी के रिलेटेड आपसे बात की, बहुत ही अच्छा लगा, कुछ मेरे को भी सीखने को मिला और मे भी हमारे जो एंड यूजर्स हैं उनको भी कुछ सीखने को मिला ही होगा। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच आपका भी वीडियो थैंक यू देखने के लिए।